पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान को दो बड़े झटके लगे यूएई से। एक झटका ये कि एतिहाद एयरलाइंस जो है, एतिहाद एयरलाइंस पाकिस्तान के लिए एक बड़ी एयरलाइंस है, क्योंकि वहां से यूएई जाने का रूट बनता है, वहां से लोगों को लेके जाती है। अच्छे रिश्ते हैं वहां पे, एतिहाद का ऑफिस भी है। एतिहाद एयरलाइंस ने 15 पाकिस्तानियों को फायर कर दिया, सीधे फायर किया। मतलब कोई ऐसा ऐसा तरीका नहीं था जिससे फायर किया जाए। मतलब वो तरीका नहीं होता कोई किसी अच्छी कॉर्पोरेट में जिस तरीके से फायर किया गया। 48 घंटे का इनको टाइम दिया गया कि आप 48 घंटे में कंट्री छोड़ दीजिए। उसमें से कुछ लोग तो 2 दशक से इस एतिहाद में और यूएई में जॉब करते हैं। यूएई में और भी बहुत सारे पाकिस्तानी जॉब करते हैं, लेकिन यूएई या किसी और कंट्री या पाकिस्तान या कोई और कंट्री ऐसा काम कभी करते नहीं। पाकिस्तान से कुछ नफरत ही होगी तभी ऐसे निकाला गया होगा। यूएई की एक खूबी और है कि यूएई में काम करने वाले लेबर के लिए या लोगों के लिए कभी भी आप देखेंगे कि ऐसे ऑर्डर्स नहीं आते कि 48 घंटों में कंट्री छोड़ दीजिए। कंपनी ने फायर किया, कंपनी ने साथ में इमिग्रेशन ऑफिस को बोला कि इनको बाहर निकालो कंट्री से। क्यों निकालो? बेसिकली गलती पाकिस्तानी गवर्नमेंट की है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जब सऊदी अरेबिया से यूएई के झगड़े चल रहे थे, उस समय पाकिस्तानी गवर्नमेंट सऊदी को सपोर्ट कर। फिर एक एक नॉन एग्रेशन पैक्ट हुआ, मतलब हमारे ऊपर हमला तुम्हारे ऊपर हमला माना जाएगा, तुम्हारे ऊपर हमला हमारे ऊपर हमला माना जाएगा। सऊदी की तो लड़ाई ही यूएई से चल रही थी। ये ईरान वॉर नहीं आता तो सऊदी और यूएई दोनों आपस में लड़ रहे थे। ऐसे में ये सऊदी की तरफ थे, तो सऊदी इन पाकिस्तानियों को टॉलरेट क्यों करेगा? तो अभी सिर्फ 15 निकाले गए हैं। खबर ये आ रही है कि 20 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी वहां पे काम कर रहे हैं, या तो भीख मांग रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या मजदूरी कर रहे हैं, जो भी कर, लेकिन 20 लाख से ज्यादा है। और इनके ये जो अपने घर पे वापस पैसा भेजते हैं, वो एक बड़ी रकम होती है जिस पर बोले तो अब पाकिस्तान के फाइनेंस टिके। इस डिसीजन के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन अभी नहीं आया, और ये बड़ा झटका, बड़ा झटका। और एक ऐसे टाइम पर झटका है जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब वहां गए थे, यूएई जाकर बात करके आए। उसके बाद अजीत डोभाल जी गए। अजीत डोभाल जो हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने बात की। और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जाने वाले हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जाने वाले हैं, एक छोटा सा 3 घंटे का विजिट है उनका। वो यूरोप जा रहे हैं, उससे पहले 3 घंटा वो यूएई जाएंगे। अच्छा, यूएई पाकिस्तान इंडियन प्राइम मिनिस्टर बहुत जाते हैं, इनके उनके सबसे ज्यादा विजिट यूएई ही हुए हैं। एक चीज देखने वाली है कि ये मुस्लिम उम्मा का जो चूरण दिया था, अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को मैं समझा रहा हूं या पाकिस्तानी लोगों को मैं समझा रहा हूं कि भाई, मुस्लिम उम्मा का आप लोगों को एक चूरण दिया जाता है कि हम ये मानते हैं कि हम मुस्लिम जो है एक कंट्री नहीं है, सारे मुसलमान एक है, सारे मुसलमान दोस्त हैं, सारे मुसलमान भाई हैं। तो यूएई से आपको निकाला क्यों जा रहा है? ये मुस्लिम उम्मा है भी कि नहीं है? ये सिर्फ आपको ये बताया गया कि नहीं सारे मुसलमान भाई हैं। क्यों बताया गया? ताकि आप कंट्री की प्रॉब्लम्स को फोकस ना करें, आप इस पे ज्यादा फोकस करें कि फिलिस्तीन में मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, तो हम ये नहीं पूछेंगे कि हमें तेल किस रेट पे मिल रहा है, हमें बिजली किस रेट पे मिल रही है, हमें आटा मिल भी रहा है कि नहीं। हम फिलिस्तीन के लिए लड़ेंगे, हम फिलिस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करेंगे सड़कों पे। इंडिया के मुस्लिम्स के लिए आप बोलोगे कि नहीं वहां तो जी बड़ी एट्रोसिटी हो रही है, भले एट्रोसिटी इंडियन मुस्लिम ना बोलता हो, लेकिन आपको बोला गया कि नहीं इंडियन मुस्लिम के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, आप वहां पे अपना गुस्सा निकालें, आप उसके लिए प्रोटेस्ट करें। आप कभी ये मत पूछना हमसे कि पाकिस्तान में मुसलमानों के क्या हाल है। और क्यों नहीं पूछना? क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे आपके लिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर रहे। इसीलिए ये नेशन कॉन्सेप्ट खत्म करके हमने आपके दिमाग में मुस्लिम उम्मा कॉन्सेप्ट, और इस मुस्लिम उम्मा कॉन्सेप्ट की वजह से आप ये देखिए कि सऊदी अरेबिया मुसलमान के साथ क्या होता है, या फिलिस्तीन में क्या होता है, या आप ये देखिए कि गल्फ में क्या हो रहा है, या आप देखिए यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है। आप उधर के मुसलमानों के लिए लड़िए, अपने बच्चों को भूखा रखिए, क्योंकि मुसलमान खतरे।
क्योंकि इस्लाम खतरे में। इस्लामोफोबिया आप लोगों को रटाया गया बार बार। इस्लामोफोबिया कौन सा? इसको पाकिस्तानोफोबिया क्यों नहीं बोलते? क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया के मुस्लिम्स जाते हैं वहां यूरोप में और अमेरिका में, वो तो रेड कारपेट पे घूमते हैं ना, तो उनको रेड कारपेट वेलकम मिलता है। सऊदी अरेबिया और यूएई के जो मुस्लिम्स हैं वो इंडिया भी आते हैं, तो उनको रेड कारपेट वेलकम मिलता है, उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर होता है। बहुत सारे यहाँ अगर बताऊं तो नोएडा में जेपी हॉस्पिटल है, वहां पे इतने सारे इलाज कराते हैं लोग, और ये ज्यादातर गल्फ के ही होते हैं, ज्यादातर यूएई से होते हैं, सऊदी अरेबिया से होते हैं। बहुत बढ़िया रिलेशंस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कोई इस्लामोफोबिया दिखता नहीं है। इस्लामोफोबिया किसके लिए होता है? इस्लामोफोबिया सिर्फ उसी आदमी के लिए होता है जो या तो वहां भीख मांगने जा रहा है या आतंकवाद करने जा रहा है। लेकिन आपको यह बताया गया कि नहीं, इस्लामोफोबिया है जिसका टारगेट आप हो रहे हो, हम हो रहे हैं, पाकिस्तानी या पूरे इस्लाम। तो फैक्ट इज कि क्या इस इत्तेहाद के फायरिंग को इस्लामोफोबिया बोल सकते हैं? क्योंकि एक मुसलमान ने ही निकाला है, इसलिए इस्लामोफोबिया अभी तो नहीं बोल पा रहे। यही काम अगर इस्लामोफोबिया बन गया तो पाकिस्तानी मुस्लिम्स को यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की रूलिंग एलिट जो है वो सिर्फ अपने इसी यूएई में $2 बिलियन इस यूएई में आपके रूलिंग एलिट के लोग, आपके आर्मी के ऑफिसर्स, आपके पॉलिटिशियंस, उनका 200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है वहां पे। 200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के बाद एक कंट्री की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो आप ही के कंट्री के लोगों को बाहर निकाल दे? क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो 200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है ये पाकिस्तानी लोगों की मजबूरी है। आपके प्रेसिडेंट जो हैं सदर साहब शायद बहुत बीमार पड़े हैं, भगवान करे बच जाएं, दिख भी नहीं रहे हैं, उनकी उनकी बीमारी के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है, चलने लायक स्थिति में पोजीशन में नहीं है, ऐसा पता चल रहा है। और भी बहुत सारी ये कहानियां आ रही हैं जो शायद मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता हूँ। बट जरदारी साहब की बेटी वहां रहती है, कौन नहीं रह रहा है? बेनजीर भुट्टो वहां रह रही थी, इनके मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, शरीफ के मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, बाजवा साहब के मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके ये आसिम मुनीर के मैसिव इन्वेस्टमेंट्स उस यूएई में। अगर आप इतने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मुस्लिम उम्मा के पार्ट है, मुसलमान है, शिया नहीं है, सुन्नी है, तो आप ही के 15 लोगों को वो ऐसे निकाल देंगे कि 48 घंटे में चले जाइए बाहर। मुझे कहीं रिकॉर्ड नहीं मिला ऐसा कि कहीं से भी ऐसे फायरिंग हुई कि क्या कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे थे, इत्तेहाद क्यों निकालेगी? अगर ऐसे एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही होती तो पहले उन्हें अरेस्ट किया गया होता, अरेस्ट नहीं होता तो पुलिस एक्शन हुआ होता, कुछ तो हुआ होता। लेकिन क्योंकि ऐसे लोगों को निकाल दिया गया इत्तेहाद टाइप एयरलाइंस ने, तो मामला बहुत सीरियस दिख रहा है। कहीं यूएई और पाकिस्तान के रिलेशंस तो टूटते दिख रहे हैं, साथ में ये भी दिख रहा है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग क्या है। अपने आप वो मीडिएशन करा रहा था ना, तब तो पता लग रहा था कि बहुत बड़े हम एक मीडिएटर बन गए हैं, हम तो यूएन से भी ऊपर हो गए। और आसिम मुनीर तो वो आदमी बन गया जो ट्रम्प से भी ऊपर है, सबसे बड़ा लीडर बन गया वर्ल्ड का। बन गया क्या? तो आसिम मुनीर एक बार फोन करते हैं वहां पे यूएई की चीफ के प्रेसिडेंट कि भाई हमारे आदमी क्यों निकाल रहे हो। लेकिन ठीक है, जो भी है, मेरे पास जो डिटेल्स थी वो यही थी। साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं यूएई। अब ये चीज जो है ना, शायद जले पे नमक छिड़कने वाली है। निकाला उन्होंने पाकिस्तानियों को, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अब यूएई जा रहे हैं। 3 घंटे की विजिट होगी, अगले महीने ये प्राइम मिनिस्टर यूरोप जा रहे हैं, उसी में 3 घंटे की विजिट होगी। और 3 घंटे की विजिट में ये जा करके हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां जा करके बात करेंगे, एक तो सिक्योरिटी पे बात करेंगे और रिलायबल एनर्जी सप्लाईज पे बात करेंगे। 3 घंटे की स्टैंड अलोन विजिट है। और इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर कई बार गए, इससे पहले भी ये 19 जनवरी को गए थे। देखिए कितनी स्पीड से वही विजिट्स हो रही है। एक चीज तो ये कि इतनी विजिट्स इसलिए हो रही है इतनी स्पीड से कि वहां पर हमारे क्या बोलते हैं, हमारा बहुत सारे लोग काम करते हैं वहां पे। एक हिंदू मंदिर बना है, वो इंडिया की ओर एक इनक्लाइंड कंट्री है। दूसरा,
वहां से हमें रिलायबल एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी का फायदा हम सीधे सीधे उठाते हैं, हमें हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा है, हम वहां कर रहे हैं, और उसने किसी इंडियन को इस तरीके से आज तक जिंदगी में फायर नहीं किया, निकाला नहीं है कि आप 48 घंटे में कंट्री छोड़ दें। तो और दूसरा, पाकिस्तान के जो दोस्त हैं मेरे, पाकिस्तानी लोग जो हैं, वो से ये पूछ रहे हैं कि, या चीमा साहब ने भी बोला था कि अभी तो फॉरेन मिनिस्टर गए थे, फिर उसके बाद अजीत डोभाल चले गए, अब उनको भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये अब मोदी जी वहां क्या करने जा रहे हैं। तो मैं पाकिस्तानी भाइयों को बोलूंगा, भाई ये मेरे जर्नलिस्ट जितने भी हैं वहां पे, उनको बोलूंगा कि यार एक मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर बनाओ, पहले एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनाओ जो कि सिर्फ ट्विटर पर ब्रदर ना लिखता हो, रिलेशंस बनाता हो। एक ऐसी इकोनॉमी बनाओ जिसके साथ सब रिलेशंस बनाना चाहते हो। आतंकवाद एक्सपोर्ट करने से ऐसे रिलेशंस नहीं बनते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन इससे होता क्या है कि आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो कहीं भी जाते हैं तो उनका अपना मुंह से बोला हुआ शब्द है, भाई मैं नहीं बोल रहा, कि कशकोल लेके जाता हूँ, कटोरा लेके जाता हूँ, और सबको ये लगता है ये दोबारा पैसे मांगने आया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं तो शायद कुछ देते, शायद कुछ देते, कुछ क्या देते, कभी हथियार देंगे, इससे यूएई से तो डिफेंस एग्रीमेंट भी ना अपना, हथियार देंगे, कभी वहां इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, कभी उनको बोलेंगे कि आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट कीजिए। सऊदी अरामको भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है, और पहले बातचीत भी चल रहा था रिलायंस रिफाइनरी में, लेकिन उसके बाद वो नहीं हो पाई डील, लेकिन बातचीत चल रही थी, तो कहीं इन्वेस्टमेंट तो थी ना। साथ में इस यूएई को और इसी सऊदी को बोला गया कि भाई साहब आप फौजी फाउंडेशन के शेयर्स ले लो। उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया कि वो फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की सबसे बड़े कॉन्ग्लोमेरेट और साथ में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में भी वो हिस्सा नहीं लेना चाहते यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं। इसी से पता चलता है कि मैटर कितना सीरियस है, इसी से पता चलता है कि कहानी कहां तक डूबी हुई है। क्या पाकिस्तान आगे आने वाले टाइम में कुछ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा? जल्दी ही नहीं, क्योंकि सऊदी से एग्रीमेंट अब भी है, और यूएई ने जो बोला था कि हमारा पैसा वापस करो, वो कहां कहां से दिया गया, और कितनी जगह कर्जे मांग के दिया गया, और कितनी जगह पैर छू के दिया गया, वो साफ देखे। तो इस मीडिएटर कंट्री की हालत बड़ी खराब है। एक और टॉपिक पे हाजिर होंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।